ओके बॉयज एंड गर्ल्स, रेडी। चलिए, लास्ट क्लास तक, लास्ट का जो लेक्चर हुआ था वहां तक हमारे एक्टिव और पैसिव के टेंसेस कंप्लीट हुए हैं। टोटल 20 टेंसेस हम कर चुके हैं। आज की जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवाए जाएंगे टेंसेस से रिलेटेड। और ये टेंसेस से रिलेटेड रूल तुम्हारे किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो या एंट्रेंस हो, तुम उसमें अगर बैठते हो और वहां पर टेंसेस से रिलेटेड अगर कोई एरर पूछा जाता है तो ये रूल तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं एरर पकड़ने में। ठीक है, तो टोटल 5 रूल्स होने वाले हैं जिनको हम 2 लेक्चर्स में या 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम 2 रूल्स कवर करेंगे और 3 रूल्स हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। एंड आफ्टर दीज 5 रूल्स आपको 100+ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एंड आई डोंट फील कि उसके बाद जब मैं तुम्हें पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा इन 20 टेंसेस और इन 5 इंपॉर्टेंट रूल्स की, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टेंसेस में कभी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, बस शर्त यह है कि जो तुमने 20 टेंसेस किए हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से की हो। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई होगी तो देखो मेरे इन लेक्चर्स को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो तुम्हें टेंसेस कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग टेंसेस। और इनमें सबसे पहला जो रूल होगा, रूल नंबर 1 जो होने वाला है हमारा, उसमें कुछ लिखिए जो मैं लिखा रहा हूँ, कुछ वर्ड्स लिखते हैं, इनको अब याद करना है रूल्स को, है ना। चलो देखो, तो तुम्हें क्या लिखना है इसमें रूल नंबर 1 में, नोटबुक अपनी रेडी रखो और उसके साथ साथ लिखना शुरू करो। चलिए, तो पहला रूल कहता है द, साथ साथ लिखें, द फॉलोइंग वर्ड्स, या इन्हें दूसरे शब्दों में एडवर्ब्स की भी कहते हैं क्योंकि मोस्टली एडवर्ब्स है। द फॉलोइंग एडवर्ब्स आर ऑलवेज, ध्यान से देखना, आर ऑलवेज यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस। रूल समझ में आया, इंडेफिनिट टेंस। अब हमने ये रूल तो लिख लिया, ये वर्ड्स भी लिख लेते हैं कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, ये वर्ड्स लिखते हैं कौन कौन से, और कोमा कर करके लिखें जल्दी से। जैसे ऑफ्टन, 2 प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ऑफ्टन और ऑफन। इंडिया में मोस्टली तुम्हें लोग इसे ये कहेंगे कि भाई ऑफन बोलो, इसे टी साइलेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज में इसे ऑफ्टन बोला जाता है, कुछ कंट्रीज में इसे ऑफन बोला जाता है। तो जो तुम्हारी मर्जी प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, दोनों की दोनों प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रचलित है, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेल्डम। ऑफ्टन का मतलब होता है, मीनिंग साथ साथ लिखेंगे, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर या प्राय, और सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार या बहुत कम। इसके बाद यूजुअली, साथ साथ लिखते चलेंगे, यूजुअली, यूजुअली के बाद नॉर्मली, नॉर्मली, फिर जनरली, साथ साथ लिखें, जनरली। आफ्टर दिस नेवर, नेवर वर्ड का मतलब भी कभी नहीं होता है ना। यूजुअली, नॉर्मली, जनरली तो सब सामान्य रूप से होते हैं। नेवर के बाद आप लिखेंगे ओकेजनली। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, उसमें इंडेफिनिट टेंस का यूज करने वाले हैं। अच्छा एक चीज बताओ लिखते लिखते, कि इंडेफिनिट टेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये तो नहीं लिखा कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये किसी भी टेंस में यूज हो सकते हैं, यानी कि फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। एक और चीज मैंने यहाँ पर ये भी नहीं लिखा कि एक्टिव वॉइस के इंडेफिनिट टेंस है या पैसिव वॉइस के इंडेफिनिट टेंस है। तुम सब जानते हो कि एक्टिव वॉइस में 3 इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और पैसिव वॉइस में भी तीनों ही इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दैट मीन्स टोटल 6 इंडेफिनिट टेंस होते हैं अगर सारे सब पार्ट्स कंटिन्यू कर लिए जाए। तो 6 इंडेफिनिट टेंस है। दैट सिंपली मीन्स अगर मैंने इसमें इंडेफिनिट में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये 6 के 6 इंडेफिनिट टेंस में यूज हो सकता है।
प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, और चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे वो पैसिव वॉइस का हो। समझ गए? चलो आगे वर्ड लिखते हैं। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली और डेली। ठीक है? ऑफ्टन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, एटसेट्रा। है ना? आई फील अब कोई वर्ड नहीं बचा है, तो इनमें सभी के मीनिंग क्या क्या हो गए? ऑफ्टन का मतलब हो गया आपका अक्सर, सेल्डम का मतलब कभी कभार, यूजुअली सामान्य रूप से, नॉर्मली सामान्य रूप से, जनरली सामान्य रूप से, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली किसी किसी अवसर पर, है ना, कभी कभार, समटाइम्स का मतलब भी कभी कभार होगा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, फ्रीक्वेंटली का मतलब भी नॉर्मली या सामान्य रूप से होता है, रेयरली का मतलब कभी कभार या बहुत कम, और डेली का मतलब रोजाना। ठीक है? ये सब वर्ड्स जो हैं, अगर आपको कभी भी एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पोर्टिंग एरर्स में पूछा गया है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया है या ग्रामर के या वोकैबुलरी के या कॉम्प्रिहेंशन के किसी और पार्ट में पूछा गया है, ओवरऑल प्रैक्टिस सेट में अगर ये वर्ड दिखाई देते हैं तो इनके साथ आने वाला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? केवल और केवल इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए। अब इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस एक ही बात होती है ना? एक एग्जाम्पल देखो, इन्हीं में से दो तीन वर्ड लिखते हैं। एक सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। अब ऑलवेज का मतलब हमेशा। अब तुम खुद अपने हिसाब से हिंदी बताओ, वह हमेशा लेट आ रहा है या वह हमेशा लेट आता है? तुम खुद बताओगे कि ता है ती है सही। मैं यहां पर लिख देता हूं नेवर। वह लेट कभी नहीं आ रहा है या वह लेट कभी नहीं आता है? तुम यहां भी बोलोगे ता है ती है वगैरह। अगर मैं लिख दूं ऑफ्टन, ठीक है, ऑफ्टन या ऑफन, अगर मैं कहता हूं ही इज ऑफन कमिंग लेट, इसका मतलब क्या होगा? वह अक्सर लेट आ रहा है या वह अक्सर लेट आता है? तुम यहां भी कहोगे कि यहां पर तो आता है आएगा। और देखो, अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं ही इज रेयरली कमिंग लेट, वह कभी कभार ही लेट आ रहा है या कभी कभार ही लेट आता है? यहां पर भी तुम बताओगे कि ता है ती है सही है। अगर मैं कह दूं ही इज डेली कमिंग लेट, वह रोजाना लेट आ रहा है या वह रोजाना लेट आता है? यहां पर भी तुम कहो। ओवरऑल मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं कि सेंटेंस के बीच में इनमें से कोई सी भी एडवर्ब अगर तुम्हें दिखाई देती है तो तुम क्या करोगे? इसके साथ आईएनजी दिखना नहीं चाहिए, ये पहली चीज नोट कर लो। इसके साथ क्या आएगा? इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब इंडेफिनिट तुम प्रेजेंट का लगाओ, पास्ट का लगाओ या फ्यूचर का लगाओ, इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम क्या करोगे? इसमें से इजारम तो काट दोगे, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट में इजारम आता ही नहीं है ना, अगर मेन वर्ब दी हुई है तो। और यहाँ पर जो कमिंग है इसे काट करके तुम क्या करोगे? कम कर दोगे, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म दिखाई जा सके। और ये एडवर्ब जो होती है, एडवर्ब की जो जगह होती है वो कहाँ होती है? वो मेन वर्ब से पहले ही होती है, चाहे वो नेवर हो, ऑलवेज हो, ऑफ्टन हो, कुछ भी हो। ठीक, तो ऐसे में क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगा दो, और अगर सिंगुलर नहीं है तो एस मत लगाओ। तो ऐसे ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक, इस सेंटेंस को उतार लो और मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसमें बताना कि कहां पर एरर है, क्या एरर है। ठीक है, सेंटेंस देखो ध्यान से, इसे लिखो जल्दी से। सेंटेंस है, अर्णव is often getting late for lunch। तो समझ में आ गया होगा एरर अब तक कि अर्णव अक्सर लंच के लिए लेट हो रहा है या होता है, हो जाता है। तो हो जाता है वाली फ्लुएंसी ज्यादा अच्छी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इजारम काट देंगे
और जो आपकी आईएनजी है उसे हटा करके क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब गेट लेट, अब अर्नव सिंगुलर है, ठीक है, अर्नव जो है आपका सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस भी लगाएंगे। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। अर्नव ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, अर्नव अक्सर लंच के लिए लेट हो जाता है। समझ गए? तो इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखाई दे, आप क्या करेंगे, आप हमेशा इनमें इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। इंडेफिनिट चाहे एक्टिव हो और चाहे वो पैसिव हो। एक पैसिव का भी सेंटेंस लिख देता हूँ, पैसिव में भी तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि हाँ पैसिव का कैसे हो सकता है इन सेंटेंसेस में। देखो ध्यान से, पैसिव के सेंटेंस करने से और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। जैसे फूड, यहां पर लिखते हैं फूड इज ऑलवेज बीइंग, इज ऑलवेज। अगर तुम्हें पैसिव के टेंस ध्यान है तो तुम्हें आराम से समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन सा टेंस कर रहा हूं। इज ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड here at 1 PM। तो सेंटेंस की हिंदी है कि खाना यहाँ पर 1 बजे तक, खाना यहाँ पर 1 बजे तक हमेशा तैयार हो जाता है या तैयार हो रहा है। तो तुम खुद कहोगे कि सर ताहे तीहे वाली फ्लुएंसी सही है। तो ताहे तीहे वाली फ्लुएंसी अगर मैं पैसिव वॉइस में लेकर के आऊंगा तो तुम सभी जानते हो कि पैसिव वॉइस में ताहे तीहे की फ्लुएंसी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इजारम और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इजारम भी ठीक है, ऑलवेज भी ठीक है, ये थर्ड फॉर्म भी ठीक है, लेकिन आईएनजी दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आईएनजी दिखते ही क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस चला गया। तो अगर हम यहाँ से बस बीइंग को हटा दें तो हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। द फूड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड हियर बाय 1 PM या एट 1 PM, 1 बजे तैयार हो जाता है या 1 बजे तक तैयार हो जाता है। तो ये पैसिव वॉइस वाला इंडेफिनिट हो गया। तो सिंपल सी समझने वाली बात यह है कि पहला रूल क्या कहता है कि इनमें से अगर कोई भी वर्ड तुम्हें दिखाई देता है सेंटेंस में, ये जितने भी ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ये सब के सब किस में आएंगे, इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हो सकता है और वो एक्टिव और पैसिव दोनों का हो सकता है। दैट मीन्स टोटल 6 इंडेफिनिट होते हैं, सब जगह ये रूल अप्लाई हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखें, नेक्स्ट हेडिंग रूल नंबर 2। बहुत ध्यान से, प्यार से, तरीके से सीखिए, क्योंकि ये ऐसे रूल्स हैं जिनके बिना आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जो मैं आगे एरर पकड़ने वाली एक्सरसाइज तुम्हें देने वाला हूँ, स्पॉटिंग एरर्स की एक्सरसाइज देने वाला हूँ। तो ये दोनों क्लासेस, 5 रूल्स की दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक, अब अगला रूल कहता है, इसे हम माइंड मैप के थ्रू या वर्बली समझेंगे, इसको थ्योरी में नहीं लिखेंगे, एक हल्का सा मैप बनाएंगे हम। तो कोई भी अगर वर्ब है, कुछ सिंपल वर्ब्स हैं जो मैं लिखवा दूंगा। रूल कहता है कि एक वर्ब का प्रयोग 2 तरीके से जनरली हम कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तो हम वर्ब का यूज स्टेटिव वर्ब के रूप में कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब कौन सी होती हैं? स्टेटिव वर्ब आपको स्टेट दिखाती है। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, मन की स्थिति या कोई भाव। यहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा होता, इसलिए हम इनको स्टेट कहते हैं, मन की स्थिति बोलते हैं इनको। ठीक है, रियल में यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा होता। जैसे आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस का मतलब क्या है, वहां पर रूट वर्ड स्टेट ही है, यानी कि आप किस स्थिति में है। आप जिस तरह की बीट, जिस तरह के सॉन्ग्स पसंद करते हैं वो आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी हो सकती है उस समय की, है ना। और दूसरी चीज, एक वर्ब का यूज प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में भी हो सकता है। और प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में होता है, इसका मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब आप वहां पर प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। और प्रोग्रेस का मतलब क्या चीज होती है, प्रोग्रेस का मतलब किसी चीज में गति या किसी चीज की तरक्की होती है ना। और यहां पर क्या दिखाता है, यहां पर कार्य चल रहा होता है कंटिन्यूअसली। अब प्रोग्रेस को देख करके आपको एक फीलिंग आएगी कि अगर कार्य में प्रोग्रेस चल रही है तो इसका मतलब वहां पर कंटिन्यूटी की फीलिंग आएगी।
और बस कंटिन्यूटी की फीलिंग आती, हमारा काम आसान हो गया। प्रोग्रेस क्या कहती है कि यहाँ पर आप कंटिन्यूटी लगाएंगे, दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस आ सकता है यहाँ पर कोई भी, एक्टिव वॉइस का भी पैसिव वॉइस का भी। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक्टिव वॉइस में होते हैं, और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूअस तो होता है, फ्यूचर का नहीं होता। दैट मीन्स पांचों के पांचों कंटिन्यूअस इसमें आ सकते हैं, है ना, एक्टिव और पैसिव के। तो जहां पर प्रोग्रेस है वहां पर कंटिन्यूअस टेंस आएगी। अब ध्यान से देखना जरा, ये हल्का सा साइड में बनाते हैं। जो टेंसेस होते हैं इनके चार सब पार्ट्स होते हैं, एक तो इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इनमें कंटिन्यूटी या प्रोग्रेस किस किस में है। प्रोग्रेस अगर देखोगे तो एक तो इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों में प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस वाले दोनों के दोनों सेंटेंस आपके कहां पर आ सकते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में, जहां पर वर्ब आई हो वहां पर आ सकते हैं। तो यहां पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लिखेंगे, ठीक है। अगर वर्ब प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में आई हो तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस आ सकता है, एक तो कंटिन्यूअस आएगा और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। और जिस वर्ब में प्रोग्रेस नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल स्थिति है, तो स्थिति के लिए हमारे पास कौन कौन से सेंटेंस बचे, स्थिति के लिए हमारे पास बचे एक तो इंडेफिनिट और एक परफेक्ट। दैट सिंपली मीन्स कि जो हमारी वर्ब स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज हुई है वहां पर हम कौन कौन से टेंस यूज करेंगे, एक तो इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और एक परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। परफेक्ट के एक्टिव वॉइस वाले हों चाहे पैसिव वॉइस वाले हों, इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस वाले हों या पैसिव वॉइस वाले हों, हर जगह ये रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या याद कर लिया, रिपीट कर रहा हूं मैं ये चीजें, फिर से सुन लो कि अगर कोई भी वर्ब स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज होती है तो वहां पर इंडेफिनिट टेंस आएगा और परफेक्ट टेंस आएगा। अगर कोई वर्ब प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में यूज हो रही हो तो वहां पर कौन कौन सा टेंस आएगा, वहां पर कंटिन्यूअस टेंस आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। दैट मींस दोनों कंटिन्यूटी वाले आईएनजी वाले टेंस आएंगे, ठीक। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो एक वर्ब है, ऐसी कुछ वर्ब मैं लिखवा भी दूंगा, उनको याद कर लेना कि इन वर्ब के साथ मोस्टली ऐसा होता है और इन्हीं वर्ब्स के साथ पेपर में पूछा जाता है। जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा बाहर से कोई वर्ब पूछी भी नहीं जाती इस चीज में। जैसे मान लो एक वर्ब है हैव, ठीक है। इस हैव वर्ब को हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनो समझना। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज हैविंग ए कार, तुम समझ गए होंगे कुछ मैं क्या लिख रहा हूं। और एक सेंटेंस है, आई एम हैविंग ए कार, और एक सेंटेंस है, शी इज हैविंग फूड। तो पहले सेंटेंस की हिंदी है उसके पास एक कार है, दूसरे सेंटेंस की मेरे पास एक कार है, और तीसरा सेंटेंस है वह खाना खा रही है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पर प्रोग्रेस कौन से सेंटेंस में है तो तुम सीधा सीधा कहोगे कि सर प्रोग्रेस तो तीसरे सेंटेंस में है, तीसरे सेंटेंस में कोई कार्य चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आईएनजी बिल्कुल ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से सही रूप में लिखा गया है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उसके पास एक कार है और वह एक कार रख रहा है, इन दोनों में से तुम कहोगे कि उसके पास एक कार है। दैट मीन्स स्थिति है, यहाँ कोई कार्य नहीं है, और है तो है, अब है स्थिति है तो फिर आप कंटिन्यूटी तो लगा ही नहीं सकते, आईएनजी का तो यहाँ पर नाम ही नहीं होगा, तो इसलिए आप इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर यूज करूंगा, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, इज आर एम और हैविंग को काट करके यहाँ पर क्या लिखूंगा, हैज लिखूंगा। ही हैज ए कार, हैज हैव वर्ब का ही तो रूप होता है हैज। और एक होता है दूसरे सेंटेंस में, आई एम हैविंग ए कार की जगह मैं लिखूंगा मेरे पास एक कार है। तो इसके लिए यहाँ पर भी मैं काट के एम और हैविंग को यहाँ पर क्या करूंगा, हैव करूंगा। आई हैव ए कार, आई प्लूरल होता है इसलिए इसको हैव में ले लिया, ही सिंगुलर होता है इसलिए इसको हैज में ले लिया, है ना। तो ये चीज ठीक हो गई। अच्छा ये तो भी बेसिक समझने वाली बात। यही एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जो पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान से देखना इस चीज को। एक एग्जाम्पल इस हैव से वर्ब से रिलेटेड पूछा गया है। एग्जाम्पल तो कई पूछे गए हैं बट ये एक इंपॉर्टेंट याद आ रहा है मुझे, इसमें बताओ देख करके कि क्या तुम्हें कोई गड़बड़ लग रही है। एसएससी CHSL एग्जाम में पूछा गया है। ये सेंटेंस है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग
ए लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। अब ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें पेपर में दिया गया है 1, 2 और 3 पार्ट करके, और चौथा पार्ट हमेशा की तरह से नो एरर होता है। अगर तुम्हें लगे कि सेंटेंस ठीक है तो नो एरर वाला पार्ट चुनना जरूर है, ABCD। ठीक है, अब तुम लोग देखोगे कि माधुरी दीक्षित की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, या माधुरी दीक्षित एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रख रही है। तो तुम कहोगे कि यार है तो है, स्थिति है, यहाँ पर तो कोई कार्य थोड़ा ही होता है, उनकी तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे फैंस हैं उनके, तो है, स्थिति है। अगर स्थिति है और कंटिन्यूटी नहीं है तो तुम ये भी जानते होंगे कि गड़बड़ हो गई सेंटेंस में। यहाँ पर इज आर एम हैविंग गलत हो गया, इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, माधुरी दीक्षित हैज। चूंकि माधुरी दीक्षित सिंगुलर थी तो हैज आ गया, प्लूरल होता तो हैव आ जाता, तो माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि एक ही वर्ब का यूज सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब के रूप में भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में भी हो सकता है। ये पता करना तुम्हारा काम है कि इस वर्ब किस रूप में आई है, स्टेट या प्रोग्रेस। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा हिंदी सेंस समझना जरूरी है। यहाँ पर उन टीचर्स की बातें फेल हो जाती हैं जो कहते हैं कि ये ग्रामर के कुछ रूल्स रट लो और तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, या स्पीकिंग तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, गड़बड़ होती है, फिर तुम्हारा फ्लो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हल्का हल्का सा सेंस डेवलप करना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सेंस तो डेवलप होता ही नहीं, हम तो हिंदी निकाल ही नहीं पाते। तो देखो, शुरुआत में स्टार्टिंग में कोई भी बहुत तेज नहीं दौड़ सकता है। स्टार्टिंग में चौथे गियर में गाड़ी नहीं चलाया करते, फर्स्ट गियर में चलो, सिंपली चलो, धीरे धीरे, बिना किसी टेंशन के चलो और रेगुलरिटी अपनाओ बस। तो सेंस भी धीरे धीरे डेवलप होगा, एकदम किसी का भी डेवलप नहीं होता किसी भी नई लैंग्वेज में। अब जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज जानता हूँ, तो अगर मैं कोई फ्रेंच या फिर चाइनीज या उर्दू कोई और लैंग्वेज सीखने लगूँ तो मेरा फ्लो भी गड़बड़ करेगा स्टार्टिंग में। हमने इंग्लिश पर मेहनत की है, हमने हिंदी पर मेहनत की है, इसलिए हम उसको समझ पा रहे हैं। जो इंग्लिश पे भी मेहनत करेगा वो इंग्लिश को भी समझ पाएगा। तो इट टेक्स टाइम, सिंपल सी बात याद करके चलना है। ठीक है, अब चलो एक दो वर्ब के बारे में और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं एक वर्ब है फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना। अब तुम्हें ये देखना है कि किस सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब बनी हुई है, किस सेंटेंस में ये प्रोग्रेसिव वर्ब बनी हुई है। अगर तुम पहचान गए तो तुम सेंटेंस में एरर पहचान लोगे। देखो ध्यान से, मैं यहां पर लिखता हूं, सेंटेंस है कि माई हाउस, बहुत ध्यान से तरीके से समझना, माई हाउस साथ साथ लिखते भी रहो, इज फेसिंग द ईस्ट। माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। और एक सेंटेंस है ही इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स these days। ठीक है, सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस कहता है कि पहले वाला जो सेंटेंस है, पहला कहता है फर्स्ट वर्ड, माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, मेरे घर का जो फेस है वो ईस्ट की ओर है। और दूसरा सेंटेंस कहता है ही इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज, आजकल या इन दिनों वह बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, उनका सामना कर रहा है। अब तुम समझ गए होगे कि इनमें से कौन से सेंटेंस में स्थिति है और कौन से सेंटेंस में गति है। तो जिस चीज में कोई कार्य चल रहा है तो वो सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, वहां पर आईएनजी सही है। लेकिन जिस सेंटेंस में कार्य नहीं चल रहा, अगर मैं कहूं, अगर मैं इसमें आईएनजी लगाता हूं तो इसका मतलब आज के दिन तो मेरे घर का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, कल के दिन वो नॉर्थ की साइड होगा, इसका मतलब मेरा घर घूम रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो गति तो नहीं है, स्टेट है, इसीलिए हम इसमें आईएनजी लगा ही नहीं सकते। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, माई हाउस फेस। अब चूंकि मेरा अगर सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि ऐसे एस भी लगाओ वर्ब में, तो माई हाउस फेसेस द ईस्ट, ऐसे ये सेंटेंस ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, एक और सेंटेंस लिखता हूं, ये फेस वर्ब का हो गया। एक वर्ब का लिखते हैं लुक का, जैसे इट इज लुकिंग। सेंटेंस की हिंदी है ऐसा लग रहा है दैट इट मे रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। अब सोचो तुमसे ये सेंटेंस पेपर में पूछ लिया जाए कुछ ऐसे करके कि 3 पार्ट कर दिए, 1, 2,
3 और चौथा नो एरर। तो तुम ध्यान से सोचो, इसे जरा विचार करो। इट इज लुकिंग, ऐसा लग रहा है, भले ही हम हिंदी में रहा है रही में बोल रहे हैं, बट क्या वाकई में यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, या बस आप आसमान की तरफ देख करके, स्काई की तरफ देख करके बस सोच रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है ना। तो अगर आप कहते हो कि यहाँ कार्य तो कोई हो ही नहीं रहा, बस मन का भाव ही तो है, तो अगर मन का भाव है तो इसका मतलब स्टेट है, स्टेटस है, स्थिति है। तो ऐसे केस में हम आईएनजी नहीं लगा सकते। और तुम कहोगे भी कि हाँ यहाँ पर इट लुक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, इट लुक्स दैट इट मे रेन। अच्छा, तुमने कई बार ऐसा भी सुना होगा, ये बताओ, आई एम थिंकिंग सुना है या आई थिंक सुना है? बताओ। तुम में से मोस्टली ये कहेंगे सर आई थिंक बहुत बार सुना है। ये आई थिंक इसलिए है क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा होता। अगर तुम कभी भी ऐसे बोलोगे मुझे लग रहा है और मुझे लग रहा है को इंग्लिश में आई एम थिंकिंग बना दोगे तो तुम गलत इंग्लिश बोल रहे हो। अगर तुम हिंदी में बोलोगे मुझे लग रहा है और इंग्लिश में बोल रहे हो आई थिंक, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इट लुक्स आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, एक और सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, फिर आज की वीडियो, आज का लेक्चर फिनिश करने पर है हम। एक सेंटेंस और, गलती पकड़ो जल्दी से। सोचो तुम कहीं पर शादी में या किसी भी जगह पर जाने के लिए तैयार हुए हो और तुम अपने किसी पास बैठे हुए पर्सन से पूछ रहे हो कि हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसा लग रहा हूं या मैं कैसी लग रही हूं। तुमने ये सेंटेंस पूछा उससे, तो तुम्हें क्या लगता है सेंटेंस सही है? फ्लुएंसी के हिसाब से, जैसे रहा है, रही है, आ रहा है, उस हिसाब से तुम्हें बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, ये सेंटेंस है गलत। अब गलत सेंटेंस है तो सही सेंटेंस क्या होगा? गलत सही होगा हिंदी में इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा ये। हिंदी में चाहे तुम रहा है रही है में बोलो, चाहे ता है ती है में बोलो, इंग्लिश में बनेगा किसमें? इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा, बस स्टेट है ना। तो हाउ डू आई लुक, ऐसे आप पूछेंगे जब तैयार होकर के कहीं जाएंगे, ठीक है। तो हाउ डू आई लुक सही सेंटेंस है, हाउ एम आई लुकिंग गलत सेंटेंस है, ठीक है। खैर, इसी के साथ आपका सेकंड रूल भी कवर होता है। अब ये कौन कौन सी वर्ब हैं? 2-3 वर्ब्स के मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिए हैं। ये वर्ब्स कौन कौन सी है, एक बार ये वर्ब लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमें? सम ऑफ द वर्ब्स, इस तरह की कुछ वर्ब्स, हिंदी में जो लिखना चाहे हिंदी में लिखे। सम ऑफ द वर्ब्स मतलब ऐसी कुछ वर्ब जो स्टेटिव वर्ब में भी यूज हो सकती है और प्रोग्रेसिव वर्ब में भी। सम ऑफ द वर्ब्स आर एज फॉलोज, वो इस प्रकार है। आर एज फॉलोज, वो इस प्रकार है। फटाफट से हेडिंग लिखो और फिर इस हेडिंग के बाद में हम कुछ ऐसी वर्ब्स लिख लेते हैं, ठीक है। जल्दी करो। तो वर्ब है एक तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमारी इंद्रियों से रिलेटेड सारी वर्ब, सी, टेस्ट, फील, स्मेल, हेयर, है ना, ये सारी वर्ब्स हो गई। इसके अलावा प्रिफर, किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। इसके अलावा प्लीज, प्लीज का मतलब कृपया मत लिख लेना। प्लीज वर्ब के रूप में क्या मीनिंग होता है? किसी को खुश करना, खुश होना। इसके बाद आ गई थिंक, फटाफट से लिखते चले जाओ जल्दी से। थिंक के बाद आएगी नो, नो के बाद आएगी माइंड। माइंड का मतलब होता है बुरा मानना, कभी माइंड का मतलब मस्तिष्क लिख दो, वर्ब के रूप में होता है बुरा मानना, ठीक है। इसके बाद है ओन, OWN, ओन का मतलब अधिकार की कोई चीज होना, हैव भी यही मीनिंग देती है, आपके अधिकार में कोई चीज होना, ठीक है। ओन हो गया, हैव हो गया। इसके बाद बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करना। ये ऐसी वर्ब्स लिखवा रहा हूं जो स्टेटिव और प्रोग्रेसिव में जरूरत के हिसाब से लगाई जा सकती है, ठीक है। बिलीव के बाद आएगा लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश। और विश के बाद आपका हो सकता है लुक, लुक के बारे में भी हमने एग्जाम्पल लिखा है। फेस, फेस के बारे में भी लिखा है। और सीम, एपियर, है ना, सीम का मतलब प्रतीत होना, ठीक। और ये इस तरह की कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटिव और प्रोग्रेसिव दोनों तरह के एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक, ठीक है।
तो इसी के साथ साथ ये वर्ब सारी लिख लेना। इसी के साथ साथ तुम्हारे इस लेक्चर का मटेरियल आज के लिए फिनिश होता है। और अगला लेक्चर जो कि इसी का सेकंड पार्ट होगा, मैंने कहा था 5 रूल टोटल हैं, जिसमें से पहला रूल क्या कहता है, ये वर्ड्स आए तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि वर्ब 2 तरीके से यूज हो सकती है, स्टेटिव और प्रोग्रेसिव। स्टेटिव में यूज हुई तो इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस लगाना, प्रोग्रेसिव वर्ब में यूज हुई तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से कोई सा एक टेंस लगाना। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का लेक्चर फिनिश होता है। आगे का काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। रूल नंबर 3, 4 एंड 5 ये फिनिश होते ही पांचों के पांचों रूल हम एक्सरसाइज करेंगे फिर इनकी 100+ सेंटेंसेस की, जो कि एसपी बख्शी की बुक से मैं एक्सरसाइज कराऊंगा पहले चैप्टर की। ठीक है, एसपी बख्शी से ही क्यों, क्योंकि हर कंप्यूटर हर एक टॉपर इसका लोहा मानता है, हर कोई इस बुक को बढ़िया मानता है। हमने खुद भी इसी चीज से प्रिपरेशन सबसे शुरुआत में की थी। उसके बाद तो हम मोर देन 10 बुक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज बहुत अच्छी दी हुई है एसपी बख्शी में से, इसलिए प्रैक्टिस उसमें से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।